अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फ़ारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। जनाब, पूरे गज़ा में इस वक्त ख़तरात मंडला रहे हैं इसराइल के एटमी हमले के। मिडल ईस्ट और पूरा इंटरनेशनल मीडिया इस चीज़ को रिपोर्ट कर रहा है कि अब इसराइल आखिरी हमला करने जा रहा है और आइंदा चंद घंटे इंतहाई अहम हैं। और एक चीज़ की सबको समझ आ चुकी है कि जनाब, अगर हम कुछ भी कर लें, एटमी हमला भी कर लेना, तो हमें कोई कुछ नहीं कहेगा, हमारा नहीं बिगाड़ सकता, कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। इससे पहले 25,000 से 40,000 तक अमवात हो चुकी हैं, फ़लस्तीन के लोग, बच्चे शहीद हुए, लेकिन किसी इस्लामी मुल्क ने बिल्कुल भी एक्शन नहीं लिया और बात सिर्फ जो कंडेम करने तक रही और मजम्मत करने तक और बयानात तक रही। इस सारे मामले के अंदर हो क्या रहा है कि जनाब, एक तरफ इसराइल पहले दिन जहां खड़ा था गज़ा में, आज वहीं खड़ा है। और इस सारे मामले में जो अहम तरीन चीज़ें हैं वो ये हैं कि जो इसराइली फ़ौज नॉर्दर्न और साउदर्न गज़ा के अंदर इलाके फ़तह करके निकली थी, आगे पीछे से जो हमास के जंगजू थे उन्होंने दोबारा इलाके कंट्रोल संभाल लिया और वो जो खंडरात बना दी गई हैं, बिल्डिंग्स, उनके अंदर वो बैठे हुए हैं और जब भी दोबारा कोई इसराइली फ़ौज या टैंक आता है तो उन्हें तबाह कर देते हैं। 2 दिन कबल तकरीबन 24 से 25 जो इसराइली फ़ौजी थे एक बिल्डिंग के अंदर माइंस लगा रहे थे। अब वो जो बिल्डिंग्स गज़ा के अंदर बच गई हैं उनको माइंस के ज़रिए तबाह कर रहे हैं और जो बिल्डिंग्स बच गई थी उनको माइंस के ज़रिए तबाह कर रहे थे कि अचानक एक मिसाइल आया और माइंस फटी और 24 से 25 उनके जो इसराइली फ़ौजी थे वहीं हलाक हो गए। इस सारे मामले ने नेतन्याहू को बहुत बड़ा झटका पहुँचाया है और अब डेली बेसिस पर बहुत से लोग यरगमाल बनाए जा रहे हैं, फ़ौजी भी, और हलाक भी हो रहे हैं और जितनी भी उन्होंने मेहनत की थी वो सब ज़ाया जा चुकी है। ये इसराइल की गज़ा के अंदर बात है। दूसरी जानिब अमेरिका जो यमन के अंदर इसराइल के लड़ रहा है, ये रेड सी के अंदर हालात वहाँ भी बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। कोई दिन नहीं गुजरता कि यमनी फौजियों की जानिब से अमेरिकी इत्तेहादियों और अमेरिका के जो डिस्ट्रॉयर्स रेड सी के अंदर मौजूद है उन पर हमला किया जाता है। अभी रिसेंटली खबरें आ रही कि जनाब 2 घंटे की घुमसान की लड़ाई हुई है यमनी हौसियों की अमेरिकी नेवी के साथ। दुनिया की ताकतवर तरीन नेवी अमेरिका के पास है और वो 2 घंटे तक जो यमनी हौसियों की जाने से बैलिस्टिक मिसाइल्स आ रहे थे उनकी ताब ना ला सके और एक शिप था उसको बहुत बुरी तरह टारगेट किया गया, हिट किया गया। और उसके बाद फिर जो 2 मजीद एयरक्राफ्ट कैरियर्स कह लें, डिस्ट्रॉयर कह लें, वो आ रहे थे, उनको वहीं से अमेरिकी नेवी के कमांडर्स ने वापस भिजवा दिया। अंदाज़ा कर लें कि हालात इस वक्त क्या रेड सी के अंदर भी चल रहे हैं। यानी कि इसराइल का साथ देने के लिए अमेरिका जो जंग लड़ रहा था, अमेरिका को भी उस रेड सी के अंदर शिकस्त का सामना है। इवन कि अमेरिका ने चाइना से मदद मांगी है कि आप ईरान से बात करें, ईरान आपके करीब है और आप ईरान से बात करें कि जनाब वो हेल्प मत करे यमनी हौसियों की, हिजबुल्लाह के लोगों की, लिबनान के लोगों की, क्योंकि अगर ये मामला एस्केलेट होता है तो बहुत आगे जाएगा। अमेरिका मामला को एस्केलेट कर चुका है। अब वो कह रहा है कि हम इसीलिए स्ट्राइक बैक नहीं कर रहे कि मामला एस्केलेट ना हो। अगर जंग फैलती है तो ये वर्ल्ड वॉर 3 की जानिब बढ़ सकती है, क्योंकि आधी से ज़्यादा दुनिया इस वक्त 22 से 24 ममालिक इस जंग में कूद चुके हैं अमेरिका का साथ देते हुए यमन के खिलाफ जंग के अंदर। और यमन की जंग क्यों हुई? गज़ा, फ़लस्तीन और इसराइल की वजह से। तो इस मामले में अब उसके बाद हौसियों ने बयान जारी किए कि हमने बहुत से बैलिस्टिक मिसाइल बरसाए और उन्होंने इंटरसेप्ट तो किया लेकिन हमारा काम मुकम्मल हो चुका था। जो नुकसान हमने अमेरिका को रेड सी के अंदर पहुंचाना था वो हमने पहुंचा दिया है। और फिर तीसरी बड़ी खबर कि सीज़ फायर का जो मामलात हैं, पहले खबर आ रही थी कि सीज़ फायर की बात हो चुकी है, लेकिन हमास ने साफ इनकार कर दिया कि सीज़ फायर नहीं होगा। 6,000 के करीब यरगमाली इसराइल के इस वक्त हमास के पास हैं। वो जब भी कोई हमले करते हैं तो उस दौरान जो भी फौजी हाथ लगते हैं उनको मारते नहीं, यरगमाल बना लेते हैं ताकि इसराइल के खिलाफ ये हरबा जो है वो काम आए। तो उस दौरान जनाब वो कहते हैं कोई सीज़ फायर नहीं होगा। जब 24 से 25 फौजी एक ही झटके में शहीद किए गए तो इसराइल के अंदर उनके अपने लोग नेतन्याहू की हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं। खुद उनके वज़ीर दिफा ने नेतन्याहू के ऑफिस पर हमला करवा दिया और उनके लोग एहतजाज कर रहे हैं और ख़ुद उनके वज़रा कहते हैं कि जिस दिन हमने जंग ख़त्म की उस दिन हमारी छुट्टी हो जाएगी और लिहाजा अब इसराइल के जो वज़ीर हैं वो ये कह रहे हैं कि एटमी हमला कर दो। अब कोई दूसरा रास्ता नहीं रहा, क्योंकि उनके लिए एटमी हमला जो एटॉमिक जो अटैक ये कर सकते हैं वो कोई बड़ी बात नहीं है। इससे पहले वो जो जिस तरह बमबारी आबादी पे की है, 25 से 40,000 लोग शहीद हो गए, जिसमें 60% बच्चे हैं, 20% औरतें हैं, कुछ नौजवान हैं। तो उनको इस एटमी हमले से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अमेरिका की जानिब से एमुनेशंस भर भर के जहाज़ C-130 कार्गो जहाज़ पहुँच रहे हैं और ख़बरें कुछ ऐसी भी हैं कि कुछ अरब ममालिक जिनमें टर्की भी शामिल है वो सिप्रस के रस्ते
اب جو जहाज़ों को रास्ता दे रहे हैं उनको, ताकि वो एमिनिशंस इसराइल की तरफ लेकर जाएं अमेरिका की जानिब से। तो ये इस वक्त हालात है। यूएस अमेरिका के सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने भी कह दिया कि हम जो कुछ है वो देख रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें आगे चलकर बहुत हॉन्ट करेंगी हमें, और ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो पैदा हो रहा है ये हमें ही गज़ा के अंदर जो है वो काट खाने को आएगा। और उसके बाद यूके के फॉरेन सेक्रेटरी, हालांकि अंदाज़ा कीजिए कि यूके जो है वो इस जंग में शामिल है यमनी हौसों के ख़िलाफ़, लेकिन उनके जो फॉरेन सेक्रेटरी यानी कि वज़ीर ख़ारजा वो हैं, वो कहते हैं, जिनका नाम है डेविड कैमरन, जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, वो कहते हैं कि टू स्टेट सोल्यूशन आखिरी हल है। इसके अलावा अगर आप कुछ और सोचते हैं या जो कुछ जारी है वो तो आप लोग कर रहे हैं, लेकिन इसका आखिरी हल टू स्टेट सोल्यूशन है। और उसके बाद अब मामलात वेस्टर्न बैंक के अंदर जो मगरबी किनारा है, जो असल में फ़लस्तीन कहलाता है, गज़ा के अलावा वहाँ भी बहुत हालात ख़राब हो चुके हैं, और स्कूल्स के बाहर इसराइली फ़ौजियों ने छोटी छोटी कब्रें खोद रखी हैं। वो एक मैसेज पहुँचाना चाहते हैं कि अगर मामलात वहाँ ठीक नहीं है तो यहाँ भी मामलात ख़राब होंगे, क्योंकि सीज़ फायर की जानिब से इनकार कर दिया गया हमास की जानिब से। उन्होंने कहा कि हमने कोई सीज़ फायर नहीं करना, तो जंग आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी है, और हेलीकॉप्टर्स में भर भर के फ़ौजी ले जा रहे हैं, ज़ख्मी और मरे हुए जो हलाक हो चुके हैं, जानम हासिल किए हैं हमास के जंगजुओं ने। इस वक्त हालात ये हैं। और अब देखते हैं, इससे पहले भी एक इसराइल के वज़ीर ने कहा था कि जनाब एटमी हमला कर दो, तो फिर उसको फ़ौरन निकाल दिया गया था। पूरी दुनिया के अंदर एक हल्ला मच गया था। यूके और यूरोपियन कंट्रीज़ ने भी इवन कहा था कि ये हल नहीं है। और अब दूसरी बार इस बात का किए जाना, और मिडल ईस्ट में इंटरनेशनल मीडिया का, अब मीडिया के इस चीज़ को रिपोर्ट करना, तो ये कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ब्लैकआउट कर देंगे मीडिया, खबर नहीं पहुंचेगी। ये पहले भी ब्लैकआउट करते रहे हैं, इंटरनेट को वहाँ सेलफोन सर्विस, मोबाइल सर्विस बंद कर देते हैं। तो हालात इस वक्त वहाँ भी कुछ अच्छे नहीं है। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।